नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो मुद्दा बेहद जरूरी है। आप देखते हैं विधानसभा का चुनाव आता है, लोकसभा का चुनाव आता है और इंडिया गठबंधन के नेता, चाहे वो कांग्रेस के नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा हों या फिर इंडिया गठबंधन के नेता शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, राहुल गांधी हों या फिर बिहार में तेजस्वी यादव हों या फिर बंगाल में अभी ताजी नेता ममता बनर्जी। चुनाव से पहले भीड़ और लाव लश्कर देखकर ये इनके दिमाग पर या इनके आंख पर वो चश्मा चढ़ जाता है, ये किसी की बात सुनने के लिए राजी नहीं होते। जबकि भाजपा निचले स्तर से भी कोई खबर आ जाए तो उसके लिए सांसद, विधायक, मंत्री मैदान में उतार देती। मैं पिछली बार संजय सर एक वाकया सुन रहा था एक बीजेपी नेता के साथ। उत्तर प्रदेश में एक बड़े ताकतवर मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो बिहार में गए थे तो वो रास्ते में जा रहे थे तो भीड़ देख के उतर गए, वहां बैठ के बातचीत की और वो सब तेजस्वी के वोट थे और उन्हें फिर समझाया और वो सब भाजपा समर्थक हो गए। ये काम इंडिया गठबंधन के नेता क्यों नहीं करते? वो शीशा चढ़ा के गाड़ी का सूए या फिर हेलीकॉप्टर से नीचे पांव ही नहीं रखते, साए। तो सर ये सब चीजें कब बदलेंगी? और उनके इस प्रपंच में फंसता कौन है? उनका एक अदना सा कार्यकर्ता जो बाद में या तो फिर बुलडोजर का शिकार होता है या मुकदमों का शिकार होता है और फिर उसकी सुध लेने कोई आता नहीं। तो ये कौन सी और कब ये सीखेंगे? मोदी और शाह से पूरे चुनाव हराते हैं और उनके साथ हमारी बिरादरी के लोग मिलके उन्हें बता देते हैं बस तुम जीत गए, ये तो हार गए, इनका तो सत्यानाश हो गया, इनकी भीड़ नहीं आ रही रैली में, जाने कहां से वीडियो फोटो ले आते हैं, बताते हैं 500 रुपया देके लोग आए हैं रैली में और लास्ट स्टेज कहते हैं वो हमारी कमी थोड़ी थी। अब सब ममता बनर्जी की गलतियां गिनाने लगे, वही लोग जो जिता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि आजकल ममता को मोरल सपोर्ट की जरूरत है ताकि वो एक एनर्जी बनाकर साथ आए। अभी ममता बनर्जी पे बहस, वो तो हार ही गई। जो आज परीक्षा में फेल हो गया उससे ये कहो कि वो 3 घंटे पढ़ता था, तुम 10 मिनट नहीं पढ़े, तो अब पास थोड़ी हो जाएगा। उसे अगली परीक्षा के लिए कैसे डेवलप करोगे, इस पर विचार होना चाहिए। संजय सर। बिल्कुल। मोदी सरकार ने, माने मोदी जी ने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का ऐसा हाल कर दिया है कि सिर्फ खिला ही रहे हैं और लोगों का मुंह भरा हुआ है, तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है या जो बोलता है वो वही बोलता है जो उनसे कहने के लिए कहा जाता है। तो बहुत बुरा हाल है और वो बहुत स्पष्ट है, सब दिखाई दे रहा है साफ साफ कि मैंने कल के अखबारों में जब बंगाल का रिजल्ट आया तो अखबारों में सब जगह का मतलब ज्यादातर 95% 98%, आप इस हिसाब से जो कुछ भी कहिए, ज्यादातर अखबारों की खबर में यही था कि भाजपा जीत गई, भाजपा ने कमाल कर दिया। और दूसरा ये था कि मतलब ममता बनर्जी हार गई जैसे होता। किसी ने ये नहीं था, मैंने 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, सबसे ज्यादा बंगाल था, भाजपा था और ये मोदी जी और ये सब जो रहता है। मुझे लगता है कि केरल का रिजल्ट भी बहुत खास है, तमिलनाडु का है ही है, तो ये 2 भी थे और इनकी चर्चा नहीं, और इनकी चर्चा होनी चाहिए थी। ये ज्यादा, मैंने तमिलनाडु वाला तो बिल्कुल अलग है और जाहिर है उसकी कोई चर्चा पहले नहीं थी, कोई जानता नहीं था उसके बारे में और फिल्म स्टार से सीधे बहुमत में आ गया आप एक ही बार में, तो बड़ी बात है और नई चीज भी है। तो उसकी चर्चा नहीं करके ममता जीतेंगी या हारेगी, बीजेपी जीतेगी या हारेगी, ये तो था ही। और कुछ लोगों को लग रहा था कि बीजेपी हार जाएगी क्योंकि ममता की पहुंच बहुत है। मैंने भी कहा था कि बंगाल का समाज अलग तरह का है वगैरह वगैरह, और लेकिन ये साथ में तो जुड़ा हुआ था कि जब ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी का साथ दे रहा है तो हारेंगे कैसे, ये अपनी जगह था ही। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उनका जीतना या हारना इतनी बड़ी खबर थी जितनी बनाई गई, और जाहिर है इसीलिए बनाई गई है कि मोदी जी को बनाया जाना है या मोदी जी वैसा चाहते हैं या मोदी जी वही राजनीति कर रहे हैं। तो अभी मैं पढ़ रहा था, मैंने संयोग से मुझे मिल गया हरिशंकर व्यास का एक पुराना आर्टिकल,
अरे हरिशंकर व्यास पुराने पत्रकार हैं और हमारे साथ जनसत्ता में थे ही, सीनियर थे हमारे। तो वो लिखते रहते हैं कि अखबार भी निकालते हैं नया इंडिया, तो उसमें उनका एक लेख था जो मुझे आज दिखा संयोग से, पता नहीं कैसे। तो उसमें वो उन्होंने लिखा था नारी शक्ति वंदन अभिनंदन जो कुछ भी है उनका, कि मोदी जी जो है इसके जरिए माने नारी शक्ति अभिनंदन की बात करके वो अब अंतिम दांव चल रहे हैं और किसी तरह चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि इनके साथ कोई महिला नहीं है, या जो महिलाएं हैं वो जो हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं, उन महिलाओं के साथ वो नारी शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं और वगैरह में। उसमें ये भी था कि मोदी जी वैसे ही हैं जैसे प्रधानमंत्री अपने वीपी सिंह थे, कि संयोग से सत्ता मिल गई तो सत्ता मिल गई, तो वो तो जो थे अपने राजा नहीं फकीर है और पता नहीं क्या क्या वो सब बनना ही था। ईमानदारी का तो वो आ ही थे ईमानदारी को स्थापित करने के लिए या ईमानदारी के नाम पे वगैरह, और तब भी उनके साथ लोग वैसे ही घूमते थे और उनका सीना फुलाने के लिए वैसे ही काम करते थे कि बस जो है सो वीपी सिंह ही है। वो मोदी जी में भी है। और उस समय जो लेफ्ट वामपंथी कार्यकर्ता वामपंथी नेता थे वो सब कहाँ है अब कुछ पता नहीं है। तो अभी जो लोग हैं वो वैसे ही मोदी जी की ये चापलूसी कर रहे हैं या चमचागिरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कहिए। तो अब वो किस लिए है पता नहीं। मोदी जी के केस में दिखाई देता है तात्कालिक लाभ, उस समय उसमें उन्होंने कुछ लिखा नहीं। तो तात्कालिक लाभ जिसको जो मिल रहा हो, मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो सब अलग चीज है। लेकिन अगर मोदी जी की तारीफ लोग कर रहे हैं तो इसीलिए कर रहे हैं, और सबको दिखाई दे रहा है कि वो चुनाव जीते तो कैसे जीते, लेकिन उसकी कहीं कोई बात ही नहीं है। और जाहिर है लोकतंत्र, चुनाव, मतदान, चुनाव आयोग की पवित्रता, सुप्रीम कोर्ट की पवित्रता, सब कुछ अपनी जगह है, और सबको छोड़ करके वो चुनाव जीतने और सिर्फ जीतने में लगे हुए हैं। जाहिर है वो उनका स्वार्थ है। और व्यास जी ने जो लिखा है उसका यही है कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया है कि अब कोई संघ का प्रधानमंत्री बन नहीं पाएगा। माने जाहिर है वो जो संघ अपना प्रधानमंत्री बनने के लिए या चुनाव जीतने के लिए वो जो कर रहे हैं उसमें संघ के लोगों का तो कहीं कोई नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे थे कि संघ के लोग अगर जा रहे हैं, कोई कहीं भीड़ देखी तो रुक गए, उनको समझाया, फिर उनका हृदय परिवर्तन किया और वो फिर बीजेपी के हो गए, तो ये तो वही करेगा ना जो संघ के प्रति एकदम वफादार होगा, या उसको संघ से पर्याप्त पैसा मिल रहा हो, या उम्मीद हो संघ से कि मिलेगा। ये मैंने मुझे कांग्रेस में तो कम से कम नहीं दिखाई देता है, या कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं है कि आप हमारे लिए काम करो आपको फायदा मिलेगा, या कोई आश्वासन या किसी तरह का लालच, ये सब मुझे कांग्रेस की तरफ से दिख नहीं रहा है। और बीजेपी की तरफ से बहुत साफ है। तो जाहिर है बीजेपी के लिए लोग काम करेंगे, कांग्रेस के लिए नहीं करेंगे। और कांग्रेस के लिए अगर काम करना है, जेब से पैसा लगा करके, जेब से समय लगा कर करना है, और कांग्रेस पास है पैसा ही नहीं है, वो भी बात है। और पिछले लोकसभा चुनाव में जैसा हुआ था कि खाता ही सीज हो गया। तो ये सब अगर होगा तो कांग्रेस कहां से खर्च करेगी, और खर्च नहीं करेगी तो कौन उसका साथ देगा। और दूसरी ओर जो इनका पुराना सेटअप था या कार्यकर्ता जो थे वो सब जाहिर है अब पहले की तरह कार्यकर्ता नहीं, सबको पैसे चाहिए और बिना पैसे के कोई काम नहीं करता है वगैरह वगैरह। तो उसमें जाहिर है कांग्रेस के पास वैसा काम, वैसे कार्यकर्ता नहीं है जैसे बीजेपी के पास है। और बिल्कुल निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक है कि फायदा किसी और को हो रहा है। जैसे इस बार बंगाल से वो आरजीकर हॉस्पिटल की में जो जिस डॉक्टर की हत्या हुई थी, उनकी मां को टिकट दे दिया गया। अब जाहिर उनका बीजेपी से, आरएसएस से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वो जीत सकती थी, उनको टिकट दिया गया, वो जीत भी गई। अब वो जीत गई तो वो मोदी जी की मुरीद होंगी, या मोदी जी जिसकी कहेंगे उसकी मुरीद होंगी, जिसको कहेंगे उसको वोट देंगे। तो इससे उनको सरकार चलाने में सुविधा हो सकती है, उनका समर्थन हो सकता है, लेकिन ये लोकतंत्र नहीं है। और चुनावी राजनीति ऐसी नहीं होती है कि आप जो जीतने वाला है, मैंने फिल्मी कलाकारों को, अभिनेताओं को, ऐसे लोगों को जिता लीजिए और मैंने टिकट दे दीजिए पहले, और वो जीत ही जाएंगे जब वैसे हैं तो। और वो जब जीत जाएंगे तो आपके दम पर जीतेंगे, आपके लिए जीतेंगे, आपके टिकट देने से जीतेंगे। तो आप जिसको कहेंगे आपके पीछे चलेंगे, आपके साथ रहेंगे। तो ये उनका अपना विवेक, अपनी जरूरत, अपने लिए काम करना, अपना चुनाव क्षेत्र उनका कुछ नहीं होता है। तो उनका अपना चुनाव क्षेत्र भी नहीं है कि जो उनको अगली बार जीतना है। वो जानते हैं कि जब तक मोदी जी हैं, या जब तक हमारे जो भी आका हैं, अगर मोदी जी सीधे नहीं कर रहे हैं तो वो जब तक हैं तब तक मैं हूं, नहीं तो फिर नहीं। तो ये बिल्कुल इनका काम करने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव जीतने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। और इस तरीके से बाकी लोग इनको टक्कर नहीं दे पा रहे हैं, या जितने ये क्या बोलते हैं, ब्लंट, अंग्रेजी में, हिंदी में मुझे शब्द नहीं ध्यान आ रहा है, जिस ढंग से ये विरोधियों को कुचलते हैं,
खत्म करते हैं, उस ढंग से कोई दूसरा कर नहीं सकता, या विरोधियों को भी उम्मीद नहीं होगी कि मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। तमाम लोगों के साथ हुआ है और तमाम लोगों के साथ नहीं हुआ है, तो जिसके साथ नहीं हुआ है उसको देखकर जिसके साथ हो जा रहा है वो तैयार ही नहीं होता है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ममता बनर्जी ने उम्मीद ही नहीं की हो कि उनके साथ ऐसा किया जाएगा। मैंने ममता बनर्जी, जैसा मैंने कहा कि वो बीजेपी के साथ रही हैं, कांग्रेस को छोड़ करके आई हैं, तो उनके साथ, और जाहिर है उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया था, तो इसी दम पर नहीं किया होगा कि उनका अपना कुछ स्टे है या उनका अपना कुछ साख है। अब वो अपने बारे में भी गच्चा खा जाए, पिछली बार उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था, इस बार नहीं लड़ा, तो वो अपने बारे में भी गच्चा खा जाए नहीं है। तो इस, और ममता बनर्जी कोई नौसिखवा नहीं है, कोई नई नहीं है, कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, तो वो अगर गच्चा खा जा रही है तो जाहिर है कि मोदी जी से या बीजेपी से या संघ परिवार से जो भी उनका मुकाबला करा था, जिससे भी उनका मुकाबला था, जिसको जाने, ईडी सीबीआई से, जिससे भी, उसके बारे में उनको उम्मीद होगी कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। बीजेपी ठीक है जीतने के लिए कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि उसको 200 सीटें मिल जाएंगी, मैं 80 पे रह जाऊंगी, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। लेकिन जिस ढंग से बीजेपी ने व्यवस्था की थी जीतने की, तभी तो इतना बड़ा अंतर आया है। वो समझ रही थी कि फाइट होगी, टक्कर होगी और मैं निकल जाऊंगी, लेकिन जो व्यवस्था थी, और जाहिर है उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं होगी, और सिर्फ बीजेपी से नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी से नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से या अपने लोगों से भी उनको कुछ उम्मीद रही होगी, जिसके दम पर वो लड़ी है, जिसके दम पर उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं लिया। लेकिन जब हो गया, तब हो गया तो समझ में आया। लगभग ऐसा ही अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ था दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल ने भी वही किया था। तो अरविंद केजरीवाल को देखने के बाद भी ममता बनर्जी गच्चा खा गई, तो दोनों कारण हो सकता है, एक तो अपने बारे में आकलन गलत करना, और दूसरा बीजेपी के बारे में आकलन गलत करना। बीजेपी से मेरा मतलब नरेंद्र मोदी की राजनीति है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह की राजनीति। तो दोनों में से कुछ भी होगा तो इस तरह का होगा, और ये होता दिखाई दे रहा है। तो ये लोग जब इसको समझ जाएंगे, मानने लगेंगे, तो शायद साल, लेकिन बहुत दिन हो गए, 12-14 साल हो गए, ऐसा कहाँ होता है। तो 12-14 साल इसलिए हो पाया कि इनको ईवीएम से या चुनाव आयोग की मदद से ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, 2019 तक तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। उसके बाद राहुल गांधी ने बात की, राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात करनी शुरू की, तो राहुल गांधी पे भी आरोप लगाया गया। मैंने 272 विशिष्ट नागरिकों से लेकर अपना ये कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से लेकर के तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, उनको उस पर यकीन है। तो राहुल ये नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए जो कर रहे हैं, उस पर उसका विरोध राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने हिसाब से सबूत भी दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ के लोगों को ही उस पर यकीन नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी की महानता हो या नरेंद्र मोदी का प्रचार हो या बीजेपी की रणनीति हो, जो कुछ भी है तो जरूर, और इसी का असर हो रहा है कि लोग मोदी जी से गच्चा खा जा रहे हैं या मोदी जी उनको गच्चा देने में कामयाब हो जा रहे हैं। मोटा मोटी मुझे यही दिखाई दे रहा है, और ऐसा ही होगा। सर, क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जो चुनावी भूमिका हो रही है, तंत्र मंत्र विद्या धन सब कुछ खुलेआम, चुनाव आयोग कुछ नहीं कह रहा है, क्या आपको लगता है कि कोई अच्छा चुनाव आयुक्त होता टीएन शेषन जैसा, तो क्या शाह और मोदी बाहर होते? निश्चित रूप से। अभी मैंने लिखा है, शायद पोस्ट नहीं किया, लिख रहा था, सोच रहा था लिखने के लिए, कि अब कोई वो जज नहीं होता है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में था। अब जजों का लोया किया जा चुका है, अब जजों का यशवंत वर्मा किया जा चुका है, या जजों का गोगोई कर इनाम मिल चुका है। तो अब वैसा कोई जज नहीं है। नहीं तो जज अगर वैसा होता तो हो जाता। और मुख्य न्यायाधीश का हम लोग देख रहे हैं, फैसला देख रहे हैं, उनका निर्णय देख रहे हैं। तो ये हिम्मत कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आप फैसला दे दे, अभी के जजों में नहीं है। और जाहिर है कि लोया होने के बाद किसी की हिम्मत कैसे होगी। उस हिम्मत को बढ़ाने के लिए 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मायने होता था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उससे व्यवस्था कुछ नहीं सुधरी। तो मुझे नहीं लगता है कि अब किसी की हिम्मत है, या अगर कोई हिम्मत दिखाएगा भी तो बच पाएगा। जो हालत है, ये एक मामला था मुंबई वाला, जो खराक वाला मामला था, जो उसमें मुख्य गवाह है, उसका एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अभी सेंगर के मामले में जो गवाह है, माने जो शिकायत करता है, उसके कई रिश्तेदारों की मौत हो चुकी है रोड एक्सीडेंट में और जैसे तैसे।
तो दिखाई दे रहा है। तो हिम्मत कौन करेगा, या क्यों कोई करना जाए, जान लगा, जान की बाजी लगा कर कोई लगा। और भगत सिंह, जाहिर है सब कोई नहीं बनता है भगत सिंह, तो लोग चाहते हैं कि पड़ोसी क्या हो, खुद तो कोई भगत सिंह नहीं बनता। तो जान की बाजी लगा करके ये सब करने से अच्छा नहीं है कि चुप रहा जाए और जो आ रहा है उसको आने दिया जाए। माने उसमें मुझे अरविंद केजरीवाल का जो मामला है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये मैं नहीं छोड़ूंगी, लेकिन आपको पैसे मिल रहे हैं ये दिखाई दे रहा है, और आप कह रही हैं कि वो वीरता है आपकी। मैं नहीं कह रहा कि पैसे मिल रहे हैं इसलिए आप ऐसा फैसला दे रही हैं, लेकिन पैसे मिल रही हैं वो दिखाई दे रहा है। फैसला आप किसके बारे में दे रही हैं, किसके पक्ष में दे रही हैं, किसके खिलाफ, दिखाई दे रहा है। तो आप कह रही हैं उसका संबंध नहीं है, आप कह रही हैं कि आप स्वतंत्र फैसला दे रही हैं, ठीक है, लेकिन पैसे मिलते या पैसे जाते तो दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें अगर वो छोड़ने को तैयार नहीं है और उनकी भी तारीफ हो रही है या उनका भी साथ दिया जा रहा है, तो बाकी अब किससे उम्मीद की जाए। और एकदम साफ साफ दिखाया जा रहा है। और केजरीवाल को क्यों फंसाया गया है इसको समझने बताने की जरूरत नहीं है। और केजरीवाल ने अपनी तरफ से लगभग प्रूव कर दिया है कि कनेक्शन तो है, और उस कनेक्शन से, और कि मैं नहीं छोड़ूंगी उसका भी पता चलता है कि भाई मुझे, माने मैं हमेशा यही कहता हूं कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे, उनको फंसा दिया गया कि नहीं आप छोड़ नहीं सकते, आपको करना है, जैसा बाकी जजों के मामले में हुआ है। क्या आप यहाँ तो छोड़ देंगे तो बरवा दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, या छोड़ दिएंगे तो आपका लोया हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है उसके बावजूद उनका नहीं छोड़ना, ये कुछ न कुछ तो मामले को संदिग्ध बनाता ही है। तो अगर ऐसा कोई हो जाए तो हो सकता है, और हो सकता है कि वो भी मारा जाए, लेकिन अभी हिम्मत करने की स्थिति ही नहीं है। क्योंकि हर जगह जब जब ममता बनर्जी हार सकती है, बंगाल में हार सकती है, मैंने ममता बनर्जी अगर बनारस से चुनाव लड़ रही होती और हार जाती तो ठीक था, समझ में आता कि ठीक है बनारस उनका इलाका नहीं था, तो बंगाल में हारी है और अपने चुनाव क्षेत्र में भी हारी है। तो अगर वो हार सकती है, अदालत के फैसले से लेकर के सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी को हिम्मत होगी, या किसी को हिम्मत करना भी चाहिए, क्या जरूरत है करने की। अगर बाकी लोगों को, अगर जो उनका समर्थन कर रहे हैं, मतलब चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं मैं, अगर उनको इसकी चिंता नहीं, आरएसएस की बात कर रहा हूं, आरएसएस में अगर लोगों को समझ नहीं है, या आरएसएस के लोगों की हिम्मत नहीं है, आप उसको जो भी कहिए, तो किसी और को कोई हिम्मत करनी चाहिए। तो आरएसएस को मैं हमेशा कहता हूं कि मोदी जी जो कर रहे हैं, और व्यास जी ने भी यही लिखा था कि मोदी जी जो कर रहे हैं उसमें ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि आरएसएस का आधार कमजोर हो रहा है, या आरएसएस की साख खराब हो रही है, कि आरएसएस या बीजेपी या जो कुछ भी कहिए, संघ परिवार का कुछ भी, कि उसकी सरकार बनेगी तो क्या होगा, जो हम लोग देख रहे हैं। तो अगली बार ये क्या कहेंगे, जैसे अभी मोदी जी नहीं कह सकते कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो अगली बार आरएसएस की तरफ से क्या कहा जाएगा, या बीजेपी का जो उम्मीदवार होगा वो क्या कहेगा कि हम क्या कर देंगे कि सरकार बना। मोदी जी तो शौचालय बनवा के सत्ता में आ गए थे, मोदी जी तो अन्ना हजारे के दम पर आ गए थे, लेकिन अगली बार जब वो ये सब करेंगे तो क्या लोग मानेंगे। और जिस ढंग से अभी अगर डर है और मोदी जी का विरोध नहीं किया जा रहा है, तो क्या अगली बार भी ऐसा होगा कि डर से लोग वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि स्थिति बहुत खराब है, और सोचना चाहिए। और जो नहीं सोच रहा है वो अपना जाने, या उसको देश की चिंता नहीं है, या बोलने का दम नहीं है, जो कुछ भी बात हो वो अपनी जगह है, लेकिन स्थितियां सामान्य नहीं है और बहुत ही नाजुक है। चलिए सर, संजय सर, देखते हैं इसका क्या असर होगा। फिलहाल तो चुनाव विपक्ष को लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, इस पर विपक्ष को एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अब बात वहीं फिर टिक जाती है, कुछ दिन ईवीएम याद रहती है, कुछ दिन वोट चोरी याद रहती है, कुछ दिन एसआईआर याद रहेगी, तब तक मोदी जी कोई नई चीज ले आएंगे, आप उसमें उलझ जाओगे, आप जड़ नहीं पकड़ रहे हो। जैसे जैसे ये था कि हुमायूं कबीर, तो सब कुछ स्ट्रिंग से सब कुछ बाहर आ चुका है, उसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो मोदी जी या बीजेपी या संघ परिवार चुनाव जीतने के लिए सारी व्यवस्थाएं करता है। मैंने ईवीएम भी था, एसआईआर भी था, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी था, सब कुछ किया गया ना। उसके बाद चुनाव भी था, और अगर विपक्ष एक साथ लड़ेगा तो ये फर्जी उम्मीदवार भी खड़ा करते हैं, उसके लिए भी पैसे देते हैं, इसके लिए भी जाने जाते हैं कि वोट कटवा उम्मीदवार भी खड़ा किया जाता था। तो पहले वोट कटवा उम्मीदवार कहीं कहीं एक आध दो मामले में कोई कर पाता था, अब बीजेपी पूरी व्यवस्था से करती है। माने आम आदमी पार्टी को बी टीम कहा ही जाता था, तो अगर बी टीम के साथ बीजेपी मैदान में है
तो जाहिर है दूसरों को देखना, सोचना, समझना पड़ेगा। और जब तक ये लोग जब तक ये लोग समझेंगे, सुधरेंगे, तब तक मोदी जी कुछ और नया ले आएंगे। चूंकि उनके पास पैसा है, साधन है, समर्थन है, इसलिए वो सब कुछ ला सकते हैं। और दूसरा दल या दूसरा पक्ष वही सब करने के लिए तैयार नहीं है जो चुनाव है, तैयार नहीं है या कर नहीं सकता है, जो भी आप कहिए। मैं कह रहा हूं तैयार नहीं है, वो कर भी नहीं सकता, ये भी बात। ये सब लोग वो नहीं कर सकते जो मोदी जी या बीजेपी कर ले रही है। माने मोदी जी की तरफ तो कोई झूठ बोल रहे, यही बहुत मुश्किल बात है, या झूठे आरोप लगा दे, यही बहुत मुश्किल बात है, झूठा वादा कर दे, झूठे जुमले कह दे, ये भी बहुत मुश्किल है। तो अगर कोई कर सकता है तो करेगा नहीं, या कर ही नहीं सकता है, अब जो भी कहिए। तो इसमें मोदी जी को टक्कर देना या बीजेपी को टक्कर देना बहुत मुश्किल है, और वो अपने रास्ते जा रहे हैं। सिर्फ अच्छी बात या उम्मीद की बात यही है कि मोदी जी 75 पार कर चुके हैं। अब कितने दिन वो एक्टिव रहेंगे वो देखना है, और मुझे लगता है कि उसी का इंतजार किया जाना चाहिए। उसके बाद जो होगा सो फिर उसके हिसाब से लड़ा जाएगा। इनसे तो जीतना विपक्ष के बस का नहीं लगता है। तो सर कैसे जीता जाएगा? कोई तरीका नहीं है। अगर सब लोग अगर अगर जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको देखना है, अब ममता बनर्जी की शिकायत सुनेगा कौन? या पहले की शिकायतें जब नहीं सुनी गई तो ममता बनर्जी की शिकायत क्यों सुन ली जाएगी? मैंने महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ था तो गड़बड़ हुई थी। महाराष्ट्र के एक गांव में, क्या नाम था उस गांव का मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जहां 2000 वोट था करीब, और 2000 वोट के लोगों को सीधा सीधी डक था कि उनके यहाँ से कैसे ये जीत गया, ये क्यों नहीं जीता। उन लोगों ने कहा कि हम लोग दोबारा से बैलेट से चुनाव करवाएंगे और जांच करेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ हुई कि नहीं। वो अपना करवाना चाहते थे, अपने स्तर पे कराना चाहते थे, और सरकार की चुनाव रिजल्ट से उसका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपनी जांच के लिए कराना चाहते थे कि ईवीएम में गलत है कि नहीं। वो चुनाव नहीं कराने दिया गया उनको, और रोका किसने? सरकार ने। तो अगर सरकार अपना ही टेस्ट करने लोगों को नहीं देगी तो जाहिर है कि वो सब जो किया जा रहा है वो सरकार ही करे या करवा रही है। तो अगर महाराष्ट्र के मामले में ऐसा था, उड़ीसा के मामले में हम लोगों ने सुना, बाद में शिकायत आई, कर्नाटक का बता चुके हैं। कर्नाटक के मामले में राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनकी मदद कर रहे हैं वोट चोरों की। सारी जांच वाच चल रही है, काफी आगे बढ़ा, बीजेपी के एक नेता के करीब तक पहुंचा, सब कुछ हुआ, कहाँ कोई कार्रवाई हो रही है? तो जब कहीं कार्रवाई ही नहीं होनी है तो कोई क्या कर सकता है? मुझे लगता है कि राहुल गांधी और अब काफी हद तक अरविंद केजरीवाल भी जनता को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें काफी हद तक वो कामयाब भी है कि बीजेपी ये गलतियां कर रही है। जैसे जस्टिस सूर्यकांता शर्मा का मामला है, वो बहुत हद तक क्लियर है कि उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, उनको रिक्लूज तो कर ही जाना चाहिए, फिर भी वो नहीं कर रही है। एक उनका मामला है, और अभी बंगाल में इस तरह से साबित हुआ। हाँ, इसमें एक चीज और है, लोग कहते हैं कि बायकाट कर देना चाहिए चुनाव का। चुनाव का बायकाट कर देंगे तो जो लड़ेगा वो जीत जाएगा, और उसको जीता घोषित कर दिया जाएगा। बीजेपी तो लड़ेगी, और बाकी अगर कोई फाइल ही नहीं करेगा नॉमिनेशन तो चुनाव की प्रक्रिया हो गई पूरी। ये वैसे ही है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ईवीएम हम दे देंगे, जिसको ले जाना है ले जाए और हैक करके दिखाए, और कोई लेने ही नहीं गया क्योंकि शर्तें ऐसी थी कि आप उसको खोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, वगैरह वगैरह। तो कोई ले नहीं गया, चुनाव आयोग ने कह दिया किसी ने तो लिया ही नहीं, हैक किया ही नहीं, हमारा ईवीएम ठीक है बिल्कुल, और आज तक इसकी टेस्ट नहीं हुई है, इसकी जांच नहीं हुई है। और तमाम लोग कह रहे हैं कि भैया हमें दो, हम खोल के दिखाते हैं, तो वो देने को तैयार नहीं है। तो उसी तरह से अगर चुनाव कोई बायकाट करेगा तो बीजेपी जीत जाएगी, और फिर तो आपके पास सबूत भी नहीं होगा। अभी तो आपके पास सबूत है, आंकड़े हैं, गिनती है, वोट दिखाई दे रहा है। अभी किसी ने सजेस्ट किया, मैं पढ़ रहा था, कि जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, और ये कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, तृणमूल कह रही है कि फॉर्म 6 दे करके नए नाम जोड़े गए हैं, कि उन्हीं को निकल पकड़ के निकाल लीजिए कि ये फर्जी वोट है। उनका तो जांच हो जाएगा, फॉर्म 6 वाले, कम समय में हो जाएगा, कम खर्च में, कम टाइम में हो जाएगा। उतना निकाल के दिखा दीजिए कि ये फर्जी वोट है। लेकिन दिखाएंगे तो उससे होगा क्या? जिसको कार्रवाई करनी है वो करेगा नहीं, वो कहेगा कि एफिडेविट लगाओ, और एफिडेविट लगा के आप देंगे तो कह देगा कि नहीं, बिना एफिडेविट का आया है। सब कुछ तो हो चुका है, बाकी क्या बचा है? तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होना जाना है, कुछ कोई कर सकता है। हाँ, वो जगमोहन लाल सिन्हा नाम था जिन्होंने इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में फैसला दिया था। तो अब जगमोहन लाल सिन्हा होते नहीं है और लोया हो चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई उम्मीद है। बाकी तो जो है सो है। देखते हैं अब क्या उम्मीद की जाए और क्या विपक्ष अब करेगा। हालांकि अब सब एक बार फिर राहुल सोनिया के दरवाजे पर आए हैं। अब दरवाजे का गेट खुलेगा कि दरवाजा बंद होगा, ये हमें इंतजार करना पड़ेगा। और दर्शकों को भी अगर कोई सुझाव आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर बातचीत करेंगे। आपका सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।